8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की रणभेरी अब बच चुकी है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से बीजेपी के कैंडिडेट बनाए गए हैं और राज्यसभा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के नामांकन से पहले सीएम भुजनलाल शर्मा समेत सियासी दिग्गजों ने विधानसभा में उनका स्वागत किया है। इसके बाद नामांकन दाखिल किया गया, यानी अब नामांकन दाखिल हो चुका है। ये तस्वीरें उसी समय की जब नामांकन दाखिल किया गया था विधानसभा के अंदर। मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद, उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम रवनीत सिंह बिट्टू और संसदीय कार्य मंत्री हैं जोगाराम पटेल, जो कि नामांकन दाखिल करने के वक्त यहां पर मौजूद थे। ये उसी समय की तस्वीरें हैं। तो भुजनलाल शर्मा खुद रवनीत सिंह बिट्टू के प्रस्तावक बने हैं, सीएम बने हैं प्रस्तावक रवनीत सिंह बिट्टू के, और विपक्ष ने भी राजस्थान में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो ऐसे में अब बिट्टू निर्विरोध राज्यसभा के लिए चयनित हो जाएंगे और उनका राज्यसभा जाना लगभग तय है। तो ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये विधानसभा के भीतर की तस्वीरें हैं। अंदर जब नामांकन दाखिल कर रहे थे, ये नामांकन का फॉर्म भर करके और जब दाखिल किया जा रहा था, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। दोनों डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बरवा और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा तो खुद प्रस्तावक बने हैं रवनीत सिंह बिट्टू के, और साथ में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी। तो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 4 सेट बनाए गए। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन का ये पूरा काम होता है। अगर कहीं कोई किसी भी कागज में कमी रह जाती है तो ऑल्टरनेट के तौर पर दूसरा जो सेट है वो तैयार रहता है कागजों का, अगर कहीं कोई कमी रहती है तो आपको बता दें कि 4 सेट बनाए गए इन कागजों के। ये दस्तावेज जो है वो बनाए गए हैं और अब नामांकन दाखिल कर चुके हैं रवनीत सिंह बिट्टू। तो राज्यसभा के लिए जो उपचुनाव हो रहे हैं और राजस्थान से नामांकन दाखिल किया है। आज अंतिम तारीख थी। रवनीत सिंह बिट्टू कल देर शाम यहाँ जयपुर पहुंचे थे। CMR भी वो गए थे, सीएम से शिष्टाचार मुलाकात भी उन्होंने की थी। और ये विधानसभा के अंदर की तस्वीरें जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया। तो विधानसभा जब पहुंचे रवनीत सिंह बिट्टू तो उनका यहां जोरदार स्वागत किया गया। सभी विधायक यहां पर मौजूद रहे। और बात की जाए विपक्ष की, तो कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता अधिराज सिंह से। अधिराज, आप सुबह से इस खबर पर बने हुए हैं। देखिए, रवनीत सिंह जो कि अब नामांकन दाखिल कर चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद उनके प्रस्तावक बने हैं, और जैसा कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी नहीं है, तो अब हम यही माने कि उनकी जीत तय है। देखिए राखी, बीजेपी प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उन्होंने 4 सेट है उन्होंने अपने नामांकन के दाखिल किए हैं, जिनमें 5-5 विधायक उनके प्रस्तावक और अनुमोदक बने हैं एक फोरम में, एक सेट में। तो कह सकते हैं कि 40 विधायकों ने उनका प्रस्ताव किया है, उनका अनुमोदन किया है, और खुद मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा उनके प्रस्तावक बने हैं। दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बरवा उनके प्रस्तावक बने हैं। और उसके साथ ही अब जो बीजेपी के डमी कैंडिडेट हैं सुनील कोठारी, वो भी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उनके भी बीजेपी के विधायक प्रस्तावक और अनुमोदक बने हैं। हालांकि उनका एक सेट नामांकन का दाखिल किया गया है, जिसमें 5 विधायक प्रस्तावक और 5 अनुमोदक बने हैं। रवनीत सिंह जो बिट्टू हैं, उनको राज्यसभा का अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है और सुनील कोठारी डमी कैंडिडेट के तौर पर है। अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी राज्यसभा के लिए नहीं उतारा है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं था और ना ही निर्दलियों के सपोर्ट पर, अगर निर्दलीय बसपा सहित दूसरे दलों के विधायक उनका समर्थन भी करते तो भी वो ये सीट नहीं जीत पाते, इसलिए उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है, लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी स्क्रूटनिंग होगी और स्क्रूटनिंग के बाद में फिर नाम वापसी का होगा। 27 तारीख तक नामांकन वापसी का अंतिम दिन है
और जब ये तारीख निकल जाएगी, नामांकन वापसी का जब अंतिम तारीख निकल जाएगी और सुनील कोठारी जो बीजेपी के डमी कैंडिडेट है वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे, जब इसकी स्क्रूटनी हो जाएगी और उसके बाद में फिर उनका निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा और इसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, चुनाव की दिक्कत नहीं आएगी। अगर कांग्रेस कैंडिडेट उतारती तो फिर 3 सितंबर को चुनाव मतदान होता, विधायक वोटिंग करते और उसके बाद में परिणाम आता। लेकिन अब नाम वापसी 27 अगस्त के दिन ये स्पष्ट हो जाएगा और इनका निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। और रवनीत सिंह बिट्टू की जो बार बार बात की जा रही थी कि क्या किस तरीके से यहाँ पर उनको चुना गया, क्योंकि देश भर में 9 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं अलग अलग राज्यों में। इसमें असम की 2 सीटें हैं, बाकी एक हरियाणा की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, अलग अलग राज्यों की। तब ये था कि रवनीत सिंह बिट्टू को क्योंकि मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया, वो ना तो लोकसभा से चुनकर आए ना राज्यसभा में थी, तो ऐसी स्थिति में बिना किसी संसद के सदस्य के उनको मंत्री बनाया गया तो ये तय था कि इनको राज्यसभा भेजा जाएगा। अब अलग अलग तरीके से सियासी समीकरण, सियासी लाभ बटोरने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज करती है कि रवनीत सिंह बिट्टू को कहां पर भेजा जाए जिसका सियासी लाभ भी मिले। पंजाब राजस्थान का पड़ोसी राज्य है, तो रवनीत सिंह बिट्टू के लिए राजस्थान पड़ोसी राज्य था। गंगानगर, हनुमानगढ़ पंजाब से सटे हुए जिले हैं और वहां पर बड़ी तादाद में सिख समुदाय के लोग रहते हैं। सिख समुदाय की तादाद अच्छी खासी है, इस लिहाजे से राजस्थान इनके लिए चुना गया ताकि सियासी लाभ भी पार्टी को मिले। किसी भी स्टेट में भेजा जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सियासी लाभ बीजेपी को था, इसलिए रवनीत सिंह बिट्टू को यहाँ से चुना गया है। इसके साथ ही एक और चीज होती है कि पिछले कुछ सालों में जब से किसान आंदोलन हुआ उसके बाद से सिख समुदाय खासतौर पर बीजेपी से और ज्यादा नाराज हुआ। बीजेपी से के प्रति जो झुकाव था वो कमजोर हुआ। पंजाब में तो हमेशा ही बीजेपी का कैडर कमजोर रहा, लेकिन दूसरे राज्यों में सिख समुदाय के लोग हमेशा बीजेपी के प्रति उनका झुकाव रहा। लेकिन किसान आंदोलन के बाद में कहीं ना कहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी बीजेपी को नुकसान हुआ। इसलिए रवनीत सिंह बिट्टू वो पंजाब में अधिराज अपनी जमीन मजबूत करना, जड़ों को जमाना, ये बीजेपी की सोच। और बीजेपी आज की नहीं, क्योंकि ये देखिए चुनाव हार गए थे, बावजूद इनके राज्य मंत्री बनाने के पीछे हम यही कारण माने कि दूरगामी परिणाम को ध्यान में रख करके उन्हें ये मंत्री पद दिया गया और अब यहाँ से इन्हें ये नामांकन दाखिल करवाया गया है राज्यसभा के लिए। देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि पंजाब में बीजेपी बहुत कमजोर थी, बीजेपी का कैडर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। वो अकाली दल के साथ चलती थी, अकाली दल के गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ते थे और सरकार में एक आध उनके मंत्री भी बनते थे और कुछ सांसद भी जीत कर आते थे। लेकिन पंजाब में पहले बड़ा नाम हुआ करता था नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के साथ थे, सांसद चुनकर आते थे, कई बार लगातार बीजेपी के सिंबल पर सांसद का चुनाव भी जीते, लेकिन वो फिर कांग्रेस में चले गए, बीजेपी छोड़ दी। उसके बाद में वहां पर आम आदमी पार्टी का भी प्रभाव बढ़ा और जहां वहां अकाली और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अब वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई। ऐसी स्थिति में किसान आंदोलन होने के बाद में बीजेपी और ज्यादा कमजोर होगी। बीजेपी के पास वहां लीडरशिप नहीं थी। हालांकि एक वर्ग है वहां हिंदुओं का जो पंजाब में एक तरीके से अल्पसंख्यक है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की पैठ थी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के जाने के बाद में वहां कोई बड़े नेता बचे नहीं थे। हालांकि वो जाखड़ जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो शामिल हुए, लेकिन उसका सियासी लाभ नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस के 2 बड़े नेता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, उसमें एक जाखड़ जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और अब उनको भारतीय जनता पार्टी की वहां कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही रवनीत सिंह बिट्टू जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, मुख्यमंत्री रहे, बेअंत सिंह, सरदार बेअंत सिंह स्वर्गीय मुख्यमंत्री, जिनके पोते ये हैं, तो एक बड़ा नाम था सिख समाज में। यानी सोच समझकर रवनीत सिंह का नाम जो है वो राज्यसभा की सीट के लिए राजस्थान से तय किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अधिराज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको ये भी सुना देते हैं कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने क्या कुछ कहा है, वो भी एक बार सुनो। सभी विधायकों का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। जिस तरह से राजस्थान से प्रत्याशी बनाया, उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं राजस्थान के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, जितना संभव होगा और हर संभव प्रयास करके यहाँ के विकास में भागीदारी करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, कोई कमी नहीं करनी।